Hello friends, let's start our next topic of chapter Nationalism in India. And today's topic is the limits of civil disobedience movement. अब तक के टॉपिक में हम लोगों ने what was civil disobedience movement, how it proceeded in different parts of the country, what were the reactions of industrialists, poor peasants, rich peasants, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. अब इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कुछ लिमिटेशंस रहीं, कुछ सीमाएं रही थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की. दिस इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. ध्यान से रीड करें. सभी सोशल ग्रुप्स जो थे उन लोगों ने स्वराज के इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर, कॉन्सेप्ट पर प्रॉपरली मूव ऑन नहीं किया था. एक ऐसा ही ग्रुप था हमारे देश में अनटचेबल्स का, जो कि छुआछूत के शिकार लोग थे. 1930s के आसपास में ऐसे लोग अपने आप को दलित या ऑप्रेस्ड कहा करते थे. लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो इस दलित समुदाय को इग्नोर करती आ रही थी, क्योंकि वो हमेशा जो कंजर्वेटिव पुरानी सोच रखने वाले हाई कास्ट हिंदूज थे, जिनको कि वो लोग अपने आप को सनातनीज कहते थे, सनातन कहते थे, सनातन धर्म के, इन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही थी. लेकिन महात्मा गांधी जी जो थे वो इस बात पर पूरी तरीके से कंफर्म थे कि भारत में स्वराज अगले 100 वर्ष तक भी नहीं आ सकता है जब तक कि इस अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करेंगे, हम पूरी तरीके से हटा नहीं देंगे. इसीलिए उन्होंने अनटचेबल्स लोगों के लिए बहुत सारा काम किया था. अनटचेबल लोगों को वो हरिजन कहते थे. आप नाम से ही डिसइंटीग्रेट करके समझ सकते हो. हरिजन इट मीन्स भगवान के बच्चे, हरि के बच्चे. तो हरिजन जो है बेसिकली उनके हिसाब से ये चिल्ड्रन ऑफ गॉड थे. गांधी जी ने कई सत्याग्रह मूवमेंट जो थे इन लोगों के लिए भी स्टार्ट किया था, जिसमें कि वो इन लोगों के खिलाफ हो रहे ऑप्रेसिव मूवमेंट्स को रोकना चाहते थे. जैसे कि उन दिनों में इन अनटचेबल्स को टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, वो पब्लिक के कुओं से पानी नहीं ले सकते थे, टैंक से पानी नहीं ले सकते थे, रोड्स पर चलने में भी पाबंदियां थी. स्कूल्स में जो नॉर्मल स्कूल्स होते थे उसमें उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते थे. गांधी जी ने स्वयं एक बार अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ में टॉयलेट साफ करके इस जो परंपरा थी उन दिनों में उसे तोड़ा था, क्योंकि उन दिनों में इसी कास्ट के लोग जो थे वो टॉयलेट को क्लीन किया करते थे. एक भंगी जो स्वीपर का काम था वो करते थे. गांधी जी ने खुद इस काम को करके अपर कास्ट के लोगों को ये मैसेज देने का प्रयास किया था कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है, और खास करके ये लोग जो हमारे लिए ये काम कर रहे हैं दे आर रियली वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारे लिए इतना गंदा काम करते हैं. लेकिन बहुत सारे दलित लीडर्स जो थे वो काफ़ी कीन थे. आपकी बुक में एक वर्ड है, आप आसानी से देख सकते हैं, KEEN, कीन. गांधी जी काफ़ी इच्छुक थे, दलित लीडर्स जो थे वो काफ़ी इच्छुक थे कि इस समस्या का समाधान वो अपने लिए पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन के द्वारा चाहते थे. वो चाहते थे कि इस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पावर मिले. इसीलिए कई ऑर्गेनाइजेशंस जो थे उन्होंने अपने लिए अब रिजर्व सीट्स की डिमांड शुरू कर दी. वो चाहते थे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्हें सीट्स रिजर्व कर दी जाएं. साथ ही साथ में इलेक्शन के दौरान उन्हें सेपरेट इलेक्टोरेट भी दिया जाए. पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, वो चाहते थे कि उनके समाज के लिए राजनीति का सशक्तिकरण हो, और इसी से वो अपने लिए या अपने खिलाफ हो रही इन सोशल डिसेबिलिटीज की समस्या को दूर कर सकते हैं. दलित लोगों का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इसलिए वो लिमिटेड रहा था, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहां पर कि इस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन मूवमेंट जो था बहुत स्ट्रांग रहा. नाउ वी विल कमिंग टू सेकेंड पैराग्राफ. डॉक्टर अंबेडकर जो थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया दलित लोगों के लिए इस मूवमेंट को, और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, उसका नाम था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, और ये समय था 1930 का.
आगे चलकर फिर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी मतभेद दिखाई दिए, क्योंकि अंबेडकर जी बार बार डिमांड कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की दलित लोगों के लिए। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो राजी हो गई अंबेडकर जी की डिमांड को मानने के लिए, तो गांधी जी जो थे फास्ट अनटू डेथ स्टार्ट कर दिए, मतलब आमरण अनशन। गांधी जी का मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स अगर हम दलित्स को देंगे तो ये सोसाइटी को इंटीग्रेट करने का, जोड़ने का जो काम है उसे हल्का कर देगा। इस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करते नजर आएंगे। हालांकि आगे चल करके अंबेडकर जी को अल्टीमेटली गांधी जी की बात को मानना पड़ा और इसका परिणाम हुआ पूना पैक्ट। पूना में हुआ जो समझौता सितंबर 1932 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम में आता है, व्हाट वाज पूना पैक्ट। अब इस पूना पैक्ट में क्या हुआ? पूना पैक्ट के बाद में डिप्रेस्ड क्लास, जो कि शेड्यूल कास्ट के रूप में जाने लगे थे, उनको रिजर्व सीट दे दी गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट दे वर टू बी वोटेड, मतलब सीट्स तो रिजर्व कर दी गई थी, लेकिन इलेक्शन में वोट करने वाले लोग उनके लिए जनरल थे, मतलब वोट का अधिकार सबको था, केवल सीट उस एरिया की रिजर्व कर दी गई। दलित मूवमेंट हालांकि कंटिन्यू टू बी अप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। शुरुआत से ही एक क्लैश हम देखने के लिए पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को सपोर्ट करती तो दूसरे को उसे नाराज करना ही पड़ता था।